नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है संवाद लाइव। और इस खास कार्यक्रम संवाद में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दीपक गुप्ता और आज हमारे साथ मौजूद हैं आदित्य कुमार जी, जिनको पिछले 50 वर्षों से ज्योतिष ज्ञान का अनुभव है। इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में 2005 से 2020 तक लाल किताब, एक एमए का एक सब्जेक्ट है लाल किताब, उसमें इन्होंने 15 वर्ष तक वहाँ पे पढ़ाया है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसा रहेगा जीवन, कैसे रहेगी ग्रहों की दशा और कैसे रहेगा आपका जीवन, सुख और परिवार में अगर कोई दिक्कत हो। तो चलिए, इससे तमाम सवाल हमारे साथ हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम संवाद में। नमस्कार सर, थोड़ा सा मैं चाहूँगा, थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा बताइए सर। मैंने 1972 से ज्योतिष का अध्ययन प्रारंभ किया था। उसके बाद 2005 में मुझे लखनऊ यूनिवर्सिटी के ज्योतिष विभाग से निमंत्रण प्राप्त हुआ लाल किताब विषय को पढ़ाने के लिए, जो वहाँ पे कोर्स में एमए फाइनल के कोर्स में है। तो 2005 से 2020 तक मैंने लाल किताब का अध्यापन किया है एमए फाइनल में ज्योतिष विभाग में। और अध्यापन के साथ साथ और लोग जो अपनी समस्या लेकर आते हैं, जन्मपत्र दिखाते हैं, तो उनको साधारण और सस्ते आसान उपाय बताकर उनके कष्ट को दूर करने का एक प्रयास रहता है। उपाय करना आसान होता है और आसानी से हर व्यक्ति कर सकता है। करते हुए इसमें कोई खास खर्चा भी नहीं होता है और इसका लाभ जो है व्यक्ति को प्राप्त। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे पहला सवाल पूछने जा रहा हूँ। सर, पहला सवाल ये है कि ये जो सर लाल किताब है, आखिरकार क्या है? जनता जानना चाहती, मैं भी जानना चाहता हूँ। लाल किताब के बारे में मैंने बहुत सुना है, लेकिन आखिरकार ये लाल किताब है क्या सर? जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय में ज्योतिष विभाग है और ज्योतिष विभाग में ज्योतिष के सभी अंगों को कोर्स में लिया गया है। उसमें दो प्रमुख, जैसे जो प्रचलित ज्योतिष है, जिसे पराशर पद्धति कहते हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी के कोर्स में बृहत संहिता, फल दीपिका, होरासार और लघु पाराशरी जैसे ग्रंथ हैं। लेकिन वो सभी ग्रंथों में फल प्रेडिक्शन, जिसे कहते हैं, प्रेडिक्शन का प्रावधान है, भविष्य कथन किया जाता है। उसमें उपायों की कोई व्यवस्था नहीं है। इसीलिए शायद लखनऊ यूनिवर्सिटी में एमए फाइनल के कोर्स में लाल किताब को लिया गया, क्योंकि लाल किताब में भाग्य के साथ साथ, बताने के साथ साथ, अगर ग्रह अशुभ फल दे रहे हैं तो उनके लिए उपायों की भी व्यवस्था की गई है। तो ये एक लाल किताब का मुख्य है कि इसमें उपायों की व्यवस्था, वरना साधारण ज्योतिष में, सामान्य ज्योतिष में उपायों की कहीं व्यवस्था, कहीं उल्लेख ही नहीं मिलता इन चारों प्रमुख ग्रंथों में। ये ग्रहों को देख करके किया जाता है कि अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था, क्या जनता भी इन लाल किताब को पढ़ करके कुछ प्रेडिक्शंस या ये सब चीज़ें भी कर सकती है लाल किताब को खरीद करके? हाँ, लाल किताब में जो उपाय हैं वो बहुत आसान हैं और बहुत सस्ते हैं और कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है, जिसके पीछे कोई बंधन किसी किस्म के नहीं है। तो और ये उपाय बिल्कुल उसी प्रकार फल देते हैं कि जैसे आजकल लोग रत्न पहनाते हैं। रत्न चूंकि बहुत कीमती होते हैं उनके, और जैसे कि अगर बृहस्पति ग्रह का रत्न पुखराज है, अब पुखराज का मूल्य क्या है ये सभी जानते हैं, वो हर जनसाधारण उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। उसके बजाय यदि वो बृहस्पति की वस्तु केसर का तिलक लगावे या केसर जीभ पे लगावे या बृहस्पति ग्रह के वृक्ष पीपल पे जल चढ़ावे, तो वही प्रभाव आएगा जो पुखराज पहनने से आएगा। तो इसलिए अगर बृहस्पति का कोई दोष है, बृहस्पति किसी व्यक्ति का अशुभ है, तो वो ये इस प्रकार के कई उपाय हैं सामान्य जो बृहस्पति संबंधित हैं, वो करने से उसका वो लाभ उठा सकता है। अगला सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि ग्रहों के पीछे जो उपाय होता है उसका तर्क क्या है आखिर? अच्छा, एक चीज़ और मैं ये जानना चाहता था, क्या हम अच्छे कर्म करेंगे तो उससे क्या उपाय अच्छा हो जाएगा, या बुरे कर्म करते हैं तो क्या हो सकता है? जी, देखिए, ज़्यादातर जैसे आप टीवी में देखते हैं कि जितने उपाय ज्योतिषी लोग बताते हैं वो एक प्रकार से मनगढ़ंत उपाय होते हैं। कुछ भी उपाय वो
बता दिया करते हैं और इसीलिए उन उपायों को करने से कोई लाभ भी व्यक्ति को नहीं मिलता। लाल किताब में जो उपाय वर्णित हैं तो वो उपाय के पीछे तर्क ये है कि वो बृहस्पति से संबंधित वस्तुओं के द्वारा किए जाते हैं। जैसे कि अगर बृहस्पति ग्रह का उपाय करना है, बृहस्पति ग्रह अशुभ है, तो बृहस्पति ग्रह की वस्तु केसर होती है, तो केसर का तिलक लगावें या केसर जीभ पे लगावें या केसर नाभि पे लगावें, तो तब बृहस्पति ग्रह का उपाय होगा। इसी प्रकार से जो भी जिस ग्रह का भी उपाय करना है तो उससे संबंधित वस्तुआं, जैसे कि अगर शनि का उपाय करना है तो सरसों का तेल है, काली वस्तुएं हैं, साबुत उड़द की दाल है, उस प्रकार से यानी उपाय में ग्रहों की वस्तुओं का अगर प्रयोग किया जाएगा, उससे संबंधित वस्तुओं का प्रयोग किया जाएगा तो उपाय फल देंगे, फलित होंगे। तो ये हो गया। और उसके बाद कर्मों का, जहाँ तक आपने प्रश्न किया कर्मों का कर्म भी एक प्रकार से उपाय ही होते हैं और व्यक्ति के अपने कर्मों का प्रभाव उसके जन्मपत्र के ग्रहों पे सीधा सीधा उसका प्रभाव आता है। जैसे कि मंगल ग्रह भाइयों का कारक है, तो यदि कोई व्यक्ति अपने भाइयों से झगड़ा करता है तो उसका मंगल ग्रह अशुभ होता है। किसी वृद्ध पुरुष, किसी साधु, किसी अपने गुरु का अपमान करता है तो बृहस्पति ग्रह अशुभ होता है। अगर वो ऐसा करता है तो वो अपने बृहस्पति ग्रह को स्वयं ही अशुभ कर रहा है। शनि ग्रह है, शनि ग्रह चालाकी, होशियारी का कारक हुआ करता है और शनि ग्रह शराब पीने और नशा करने से अशुभ होता है। या पर स्त्री गमन या औरतों के चक्कर में व्यक्ति आता है तो शनि ग्रह अशुभ होता है। तो कोई व्यक्ति अगर नशा करता है, शराब पीता है या स्त्रियों के पीछे घूमता है, पर स्त्रियों के पीछे करता है, तो वो अपने शनि को स्वयं अशुभ कर रहा है। इस प्रकार से कर्म के द्वारा ग्रह आदमी अशुभ कर लेता है। ये एक वो है। अच्छा सर, एक चीज़ और पूछना चाह रहा था मैं। देखता हूँ कि ज़्यादातर ज्योतिषी ये पत्र देख करके बताते हैं कि इनका जो पितृदोष है जी, आखिर में ये पितृदोष जो होता है ये क्या होता है सर? जी 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 पितृदोष का वर्णन जैसा लाल किताब में किया गया है वो ये है कि बृहस्पति के स्थान यानी जन्मपत्र में दूसरा स्थान, 5वां स्थान, 9वां स्थान और 12वां स्थान जो बृहस्पति के स्थान माने गए हैं, यदि उन स्थानों में बृहस्पति के शत्रु शुक्र, बुध और राहु में से कोई एक या तीनों बैठे हुए हैं तो फिर बृहस्पति का प्रभाव जो है वो अशुभ हो जाता है। और ये प्रभाव जो है किसी खानदान की जन्मपत्र में पीढ़ियों से चला आता है, यानी यानी परिवार की पीढ़ियों तक इसका प्रभाव रहता है। यानी सभी जन्मपत्र में ये दोष देखने को मिलता है जिसको पितृदोष के रूप में लाल किताब में जाना जाता है। और इसका उपाय जो उसमें वर्णित है कि उस समय तांबे का पैसा चलता था तो कहते थे कि जहाँ तक रक्त का संबंध है व्यक्ति का, जितना भी जहाँ तक रक्त, चाहे लड़की या लड़के की तरफ से कहीं से भी जहाँ तक उसका रक्त का संबंध है, तो जितने भी संबंधियों की संख्या है उन सबसे एक एक पैसा, उस वक्त तांबे का पैसा चलता था। आज के समय 1 रुपया रख लें या 10 रुपए का सिक्का रख लें, सबसे एक एक पैसा लेके, और जो व्यक्ति पैसा न दे या देने में असमर्थ हो तो उनके बदले फिर 10 पैसे उनके हिस्से के डालने पड़ेंगे। और वो सब पैसों की संख्या इकट्ठे करके एक ही दिन अगर मंदिर में दान किया जाए तो पितृऋण का दोष समाप्त हो जाता है। सर मैं अगला सवाल पूछ रहा था आपसे कि ये बताइए, आप देख रहे होंगे कि आजकल जो है ना तलाक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है परिवार में। जी जी ये तलाक जो है हद से ज़्यादा बढ़ रहा है और हमें न्यूज़ में भी सुनने को आता है, मोहल्ले में भी सुनते हैं हम लोग कि उनका तलाक हो गया। सर इससे बचने के कुछ उपाय हैं क्या? देखिए, वैसे तो जो वैवाहिक जीवन है या प्रेम प्रसंग है उसका कारक शुक्र को माना गया है लाल किताब में, और शुक्र के शत्रु होते हैं सूर्य, चंद्र और राहु। तो अगर शुक्र के ऊपर इन अपने शत्रुओं का प्रभाव होता है तो शुक्र अशुभ फल देता है और फिर वैवाहिक जीवन में बाधा आती है या तलाक हो सकती है या वैवाहिक जीवन का सुख आदमी नहीं उठा सकता है। वैसे तो
शुक्र की स्थिति जन्मपत्र देख के तय की जाती है कि उसमें उपाय उसके कौन से शत्रु से प्रभावित हो रहा है, अशुभ हो रहा है शुक्र, उस ग्रह का उपाय किया जाता है। लेकिन साधारण तौर पे देखा गया है कि ऐसे शुक्र के अशुभ प्रभाव के पीछे राहु ग्रह का हाथ माना जाता है। राहु की वस्तु जैसे जौ होती है, दो अगर किसी को शुक्र से संबंधित अशुभ फल मिल रहे हैं और शुक्र का जानवर गाय होती है, तो वो गाय को भोजन का भाग दे या राहु के वस्तु जौ का दान करे या जौ को जमीन में दबाए, तो राहु का अशुभ प्रभाव दूर होता है। या शुक्र के से संबंधित वस्तु जैसे रुई बत्ती है और घी या कपूर का दान हफ्ते में सप्ताह में एक बार मंदिर में किया करे, तो शुक्र ऐसे करने से शुक्र का अशुभ प्रभाव दूर हो सकता है। मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाह रहा था कि आप जैसे आजकल ना माता पिता अपने बच्चों को लेकर के चिंतित रहते हैं कि उनका करियर कैसा होगा, आगे भविष्य अच्छा रहेगा कि नहीं। जी जी जी। तो सर इसका कुछ उपाय है जो करियर को लेकर थोड़ा सा ठीक हो सके बच्चों की? देखिए, हाँ जी जी, देखिए कैरियर में शिक्षा का कारक लाल किताब में चंद्रमा को माना गया है और चंद्रमा ग्रह के रिश्तेदार प्रमुख रूप से माता, दादी, नानी या अन्य बूढ़ी स्त्रियां होती हैं। तो शिक्षा के का अच्छा मुझे लाभ मिले, उसके लिए मुख्य रूप से उपाय किया जाता है चंद्रमा का, तब शिक्षा का लाभ मिले। और चंद्रमा चूंकि मन का भी कारक होता है, आयु का भी कारक होता है, धन का भी कारक होता है, और इसके लिए सबसे अच्छा और आसान उपाय है कि बच्चों को अपनी माता या घर में कोई बूढ़ी स्त्रियां हों उनके पैर छू के आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। ये चंद्रमा का सर्वोत्तम उपाय माना जाता है। दूसरे चंद्रमा का उपाय होता है बरगद, क्योंकि चंद्रमा का वृक्ष है, उसमें जल डालना कभी कभी, तो वो शिक्षा और चंद्रमा के लिए उपयोगी होता है। तीसरी चीज है कि चंद्रमा की वस्तु होती है चांदी। चांदी शरीर पर धारण करें, चांदी की चैन पहने या चांदी का छल्ला पहने या किसी रूप में चांदी शरीर पर धारण करें, तो चंद्रमा पे अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इससे सर परिवार में माता पिता को जो चिंता है वो दूर हो सकती है और करियर पे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मुझे मतलब जनता से ये कहना चाह रहा हूँ कि आप चांदी पहन करके आप करियर को भी थोड़ा, हाँ, चांदी की चैन पहन के या किसी रूप में चांदी को धारण करें, तो माता पिता का पैर छूना वो सबसे आवश्यक है कि कभी भी आप अपने घर से बाहर निकले हैं, आप किसी भी शुभ काम के लिए जा रहे हैं, तो ज़रूर आप माता पिता का पैर जरूर छुएं और उनका आशीर्वाद रहा तो ज़रूर करियर में संभावना है। जी। अगला सवाल सर आपसे ये जानना था लाल किताब के बारे में, जैसा कि हम जिक्र किए हैं, और सर ये बताइए लाल किताब से हम जो है ना लाभ कैसे पा सकते हैं? जी, ऐसा होता है, लाल किताब में जो जन्मपत्र देखने का तरीका है वो ग्रहों की स्थिति से देखा जाता है कि ग्रहों की स्थिति शुभ है कि अशुभ है। अगर ग्रहों की स्थिति अशुभ है तो फिर उस ग्रह से संबंधित उपाय जन्मपत्र देख के किया जाता है कि उसकी स्थिति कैसी है। तो अगर किसी परिवार में क्लेश है, कोई वो है झगड़ा, और दूसरी एक और चीज भी है कि परिवार का कारक जो होता है वो राहु को भी लिया गया है। राहु को माना है रक्त संबंधियों, तो कहते हैं कि राहु रक्त संबंधियों से विवाद करना, रक्त संबंधियों से मुकदमेदारी करने से राहु अशुभ होता है। दूसरी चीज यह है कि राहु को शुभ कैसे किया जाए, तो उसके लिए यह है कि राहु की वस्तु जौ है, उसको दान करने से उपाय होता है, चांदी पहनने से राहु का उपाय होता है, और राहु को के उत्तम फल प्राप्त करने का यह भी एक साधारण उपाय है कि ससुराल से उत्तम संबंध बनाए रखना राहु का एक उत्तम उपाय है, ये माना जाता है। तो अगर कहीं ग्रह क्लेश है तो ग्रह के सदस्यों की जन्मपत्र देख के ही इस बात का निर्धारण होगा कि जन्मपत्र में ग्रहों की, परिवार के सदस्यों की जन्मपत्र में ग्रहों की स्थिति क्या है और उनका प्रतिकूल प्रभाव दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं।
अच्छा सर, एक चीज़ मैं और पूछना चाह रहा था आपसे कि अक्सर ये बातें होती हैं, अक्सर मैं भी कहता हूँ, कभी मेरे साथ होता है कि ये कहता हूँ शनि भारी हो चुके हैं हमारे जी, ऊपर। जी, जी। शनि जो है, शनि का प्रकोप है, शायद इसी वजह से आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है। जी, सर ये एक्चुअली में शनि ग्रह का जो है, अगर उनको हमें खुश करना है तो उसके लिए क्या जी, उपाय जी, कर जी। सकते हैं? देखिए, शनि ग्रह को लिए आपने देखा होगा कि लोग पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जला के रखा जाता है। लोगों को ये पता भी नहीं है कि इसके पीछे आशय क्या है। लाल किताब में इसके पीछे आशय का वर्णन किया गया है। शनि ग्रह का प्रतीक माना जाता है सरसों के तेल का दीपक, जिसमें साबुत उड़द पड़े होते हैं, वो शनि ग्रह का प्रतीक माना जाता है। और पीपल का वृक्ष बृहस्पति ग्रह का प्रतीक माना जाता है। लाल किताब का एक सिद्धांत है कि बृहस्पति के स्थानों में शनि अशुभ फल नहीं देता है। शुभ की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अशुभ फल नहीं देता है। तो अगर कोई व्यक्ति सरसों के तेल का दीपक, जिसमें काले साबुत उड़द पड़े हों, वो पीपल के पेड़ के नीचे रखता है, तो इसके माने उसने अपने शनि को प्रतीक रूप में बृहस्पति के स्थान में पहुंचा दिया है। अब वो अशुभ फल नहीं देगा। तो शनि के लिए सब एक उपाय हो गया कि पीपल के वृक्ष के नीचे कड़ुए तेल का दीपक रखना, जिसमें साबुत उड़द पड़े हों। दूसरे, शनि का छाया पात्र दान एक सामान्य उपाय है, यानी सरसों के तेल में अपना मुंह देखकर उस तेल को दान दिया जाए किसी को, तो वो छाया पात्र दान कहलाता है। तो शनि का शुभ प्रभाव दूर होता है। तीसरे, शनि से संबंधित वस्तुएं जैसे लोहे की है, तवा है, चिमटा है, ये सब चीज़ों का दान करना, साबुत उड़द का दान करना, सरसों के तेल का दान करना, ये शनि के ग्रह के उपाय में आ जाते हैं। अच्छा, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि परिवार में स्वास्थ्य के बारे में बहुत बात होती है। हाँ जी, स्वास्थ्य और सुख शांति के बारे में बात होती है। स्वास्थ्य और सुख शांति के लिए हम क्या उपाय करें जिससे जो है स्वास्थ्य थोड़ा ठीक रहे? देखिए, अगर कहा जाता है कि एक आम उपाय का वर्णन है लाल किताब में कि जिस किसी घर में यदि सदस्य ज़्यादातर बीमार रहते हैं या बीमारी बस जाती है या बार बार बीमारी लौट कर आती है, तो उसके लिए एक बहुत साधारण सा उपाय उसमें दिया हुआ है कि पूरे एक माह में जितने अतिथि घर पे आए उनकी संख्या एवं परिवार के सदस्यों की संख्या जोड़ के उससे कुछ अधिक छोटी छोटी मीठी रोटियां, यानी शक्कर डाल के, आटे में शक्कर डाल के मीठी रोटियां बना लें और वो माह में एक मर्तबे बाहर जानवरों को खाने में डाल दें। तो कहा जाता है कि घर की बीमारी का अशुभ प्रभाव दूर होता है। फिर दूसरा यह है कि अगर यदि कोई व्यक्ति बीमार रहता है तो उसके पलंग के नीचे पानी रख दें, किसी भी पात्र में पानी रख दें और सवेरे वो किसी गमले में या किसी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाए, तो बीमारी का वो होता है। और बाकी फिर जन्मपत्र देख के इस बात का निर्णय होता है कि ये बीमारी का कारक कौन सा ग्रह है, तो उस ग्रह का उपाय किया जाता है। सर, अगर हम मान लीजिए हमारा कोई व्यापार है सर, जी, हमने कोई व्यापार शुरू किया और उसमें तो लाभ नहीं मिल रहा है। हाँ हाँ, व्यापार में सर बढ़ोतरी के लिए हम ऐसा क्या उपाय करें जिससे जो है थोड़ा ठीक रहे? जी जी। देखिए, व्यापार का कारक लाल किताब में बुध ग्रह को माना गया है, तो बुध ग्रह का उपाय करने से व्यापार में लाभ होता है। और बुध ग्रह का सबसे सामान्य उपाय, क्योंकि जैसे लाल किताब में ज़्यादातर उपाय वो हैं जो समाज में चली आ रही पुरानी रीतियों के ऊपर निर्भर है। जैसे वर्ष में 2 मर्तबे नवव्रत का प्रावधान है, जिसमें कन्या को खिला के, छोटी एक कन्या को भोजन करा के उसके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद दिया जाता है। वो लाल किताब में उसको बुध का उपाय कहते हैं, बुध ग्रह का उपाय है। तो जब व्यापार में बाधा आ रही हो तो व्यक्ति को किसी छोटी कन्या को सप्ताह या 15 दिन में एक मर्तबे घर पे बुला के भोजन कराना चाहिए और उससे आशीर्वाद लेना चाहिए कि हमारा व्यापार उत्तम चले। और दूसरा उपाय है बुध ग्रह का कि तांबे के किसी पैसे में छेद करके या तांबे के किसी टुकड़े में छेद करके उसे नदी में डालना, ये एक सामान्य उपाय है बुध ग्रह का। ये उपाय करने से बुध ग्रह का कोई लाभ होता है और व्यापार में प्रगति मिलती है।
अच्छा, इसका सर एक और क्वेश्चन था आपसे कि ग्रहों की जब स्थिति के बारे में बात होती है, तो ऐसा कौन सा समय होता है जिसमें ग्रहों की स्थिति से हमें लाभ मिल जाता है? अब ग्रहों की स्थिति जैसे लाभ, वैसे तो नॉर्मल ज्योतिषी में तो दशा, महादशा, अंतर्दशा देखते हैं, लेकिन लाल किताब में महादशा अंतर्दशा का नहीं होता है। यहाँ पे जन्मपत्र और जन्मपत्र हर वर्ष की एक नई कुंडली बनाई जाती है, जिसे वर्ष कुंडली कहते हैं। उस वर्ष कुंडली को देख के उस वर्ष का निर्धारण किया जाता है, ये वर्ष कैसा रहेगा, और उस वर्ष के हिसाब से जो उपाय बनते हैं वो बता दिए जाते हैं। तो एक तो उपाय वो होते हैं जो जन्मपत्र के होते हैं, और अगर कोई ऐसी समस्या है जो अभी निकट भविष्य में आने, वो निकट भूतकाल में आई हुई है और जिसका समस्या का समाधान निकट भविष्य में होने की आशा है, तो उसके लिए फिर वर्ष कुंडली बना के तब उपाय किए जाते हैं, बताए जाते हैं। सर एक सवाल मैं पर्सनली आपसे ये जानना चाहता था, मान लीजिए मेरा जन्मपत्र नहीं है, मुझे तिथि नहीं पता, समय नहीं पता है जी, और मुझे अपने भविष्य के बारे में या मैं प्रेजेंट के बारे में जानना चाहता, जी, तो क्या ये लाल किताब से संभव है या इसके किस तरह से हम जान पाएं? जी। लाल किताब में एक प्रावधान है कि अगर जन्मपत्र नहीं है किसी व्यक्ति की और उसको ये मालूम है कि वो किस दिन पैदा हुआ है, यानी वार कौन सा था, जैसे यदि वो सोमवार को पैदा है, वो उसका जन्म हुआ है, तो चंद्रमा का उपाय करे। मंगलवार को जन्म हुआ है तो मंगल का उपाय करे। यानी वार का जो ग्रह होता है उसका उपाय करने से लाभ मिलता है। दूसरी चीज होती कि बहुत से सामान्य उपाय होते हैं, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की नौकरी में बाधा आ रही है, सरकारी नौकरी में बाधा आ रही है, तो क्योंकि सरकारी नौकरी का कारक लाल किताब में सूर्य को माना गया है, तो इसके माने सूर्य का एक साधारण और सामान्य उपाय है कि नदी में गुड़ का टुकड़ा डाल देना। यदि वो व्यक्ति प्रतिदिन, जब तक वो समस्या बनी रहती है, हर दिन थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा नदी में डाल देता है तो सूर्य का उपाय हो जाता है। तो ये वो उपाय है जिसके लिए जन्मपत्र की आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार से जैसे चंद्रमा का उपाय शिक्षा वगैरह के लिए, यानी जन्मपत्र न होने पे भी उपाय किए जा सकते हैं, सामान्य उपाय होते हैं। वो किस समस्या किस प्रकार की है और उस समस्या का कारक कौन सा ग्रह है, जैसे कि राजदरबार का कारक सूर्य है तो सूर्य का उपाय, इसी प्रकार अन्य उपाय किए जाते हैं। जैसे अगर पुत्र को कष्ट है तो केतु का उपाय करते हैं। केतु का जानवर कुत्ता होता है, कुत्ते को भोजन का भाग देना, वो केतु का उपाय हो जाता है, उससे पुत्र को लाभ मिलता है। पत्नी को कष्ट है तो शुक्र का उपाय है। इस प्रकार से उपाय की व्यवस्था की जाती है कि उपाय हर ग्रह से संबंधित जानवर है, हर ग्रह से संबंधित वृक्ष है, हर ग्रह से संबंधित रिश्तेदार हैं, उन सब से आशीर्वाद लेना, उनसे अच्छे संबंध बनाए रखना, ये भी ग्रहों के अपने उपाय हुआ करते हैं। आखिरी सवाल सर आपसे ये है कि हमारी जो जनता है, हमारी जो संवाद लाइव की जनता है या पूरे लोग जो देख रहे हैं, उनके लिए कोई कॉमन उपाय बताइए जिससे सभी ग्रह ठीक रह सके और उनके लिए उनके ऊपर कोई चीज़ें ना हो। अब इसके लिए तो सबसे पहले तो व्यक्ति के कर्म ऐसे होने चाहिए, जैसा कि हमने बताया, ग्रहों से संबंधित कर्म है जिससे ग्रहों का दुष्प्रभाव उस व्यक्ति पे ना आने पाए। और उसके बाद सामान्य उपाय हैं। हर ग्रह से ये देखा जाता है कि किस ग्रह से संबंधित समस्या है, उस ग्रह का उपाय आसानी से बता दिया जाता है और किया जा सकता है। उपाय की व्यवस्था पूरी लाल किताब में दी गई है। जैसे इसके कुछ और भी सामान्य उपाय हैं, जैसे राहु का एक उपाय यह है कि भोजन रसोई घर में बैठ के करना चाहिए, ये पुराने समय की बात है। वरना ये भी किया जा सकता है कि भोजन डाइनिंग टेबल पे करना चाहिए, बजाय इसके कि बेडरूम वगैरह में जैसा कि आजकल खाने लोग लगते हैं, उससे राहु का अशुभ प्रभाव होता है। इसके अतिरिक्त ये है कि शमशान से के बाहर से या कब्रिस्तान के बाहर से निकलने का अगर जब मौका आए तो कभी कभी वहाँ पे एक पैसा गिरा दिया जाए, तो इससे भी जीवन में लाभ मिलता है। इस प्रकार से तमाम सामान्य उपाय हैं जो लाल किताब में जिनका वर्णन किया गया है, जो करने से व्यक्ति को लाभ होता है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम संवाद को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आपके पास कोई भी सवाल हो, कोई भी कुछ क्वेश्चंस रह गए हों, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।